टारगेट सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि 700 से 1750 तक की जो हिस्ट्री है वो हम क्लास 7 में कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है ना। तो ये जो आपका चैप्टर है इसका हर एक पॉइंट, इवन सिंपल से सिंपल पॉइंट हम इस डिस्कशन में कंप्लीट कर लेंगे। और आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चैप्टर को 2 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है, लॉट्स ऑफ डायनास्टीज एंड द चोला डायनास्टी। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि 7th सेंचुरी के बाद एक्चुअली बहुत सारी नई डायनास्टीज आ गई थी पूरे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। इसमें से चोला डायनास्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम सारी डायनास्टीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और फाइनली चोला डायनास्टी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इन ब्रॉड टॉपिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है जिससे आप अच्छे से चैप्टर को सेग्रीगेट कर पाएं और फिर समझ पाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉट्स ऑफ डायनास्टीज के सब पार्ट नंबर 1 से, समांताज एंड न्यू रूलर्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारी नई डायनास्टीज आ गई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनास्टीज थी। इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारा डायनास्टी, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, चौहान्स जिनको चाहमनास भी कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी डायनास्टीज। लेकिन इन डायनास्टीज के साथ साथ एक और डिफरेंस आ गया था 7th सेंचुरी के बाद। बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स भी अब आ गए जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में थे। इसका मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही पावरफुल है, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, जो वॉरियर चीफ है या जो किंग्स के लिए आर्मीज मेंटेन करते हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जो पावरफुल थे, एरिस्टोक्रेटिक थे, जिनके पास पैसे थे, वो सब थे बिग लैंडलॉर्ड्स या वॉरियर चीफ्स। और जो उस समय के किंग्स थे वो भी उनकी वैल्यू करते थे, उनको अपने से सबऑर्डिनेट मानते थे और उनको बुलाते थे समांतास। समांतास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी। सबसे पहले उनका रोल क्या था, काम क्या था उनका। They were expected to bring gifts for the kings and overlords, be present at their courts and provide military support. ओवरलॉर्ड का मतलब है जो भी आपसे ऊपर की पोस्ट पे है, आपसे हायर पोस्ट पे है, उसको ओवरलॉर्ड कहेंगे। तो समांतास की ऊपर की पोस्ट क्या हुई, किंग्स हुए। इसीलिए समांतास अपने किंग्स को और अपने ओवरलॉर्ड्स को गिफ्ट्स देते थे उनको खुश रखने के लिए। जब भी किंग का कोर्ट लगता था तो वहां पे समांतास जाते थे अपना वही अटेंडेंस लगवाने के लिए, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। और थर्ड थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे किंग को। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, समांतास पहले से बहुत ही पावरफुल और रिच हुआ करते थे। तो जैसे जैसे उनके पास और पावर और वेल्थ आती थी, वो अपने आप को नए नए नाम देते थे और बड़े नाम देते थे, हायर पोस्ट देते थे, जैसे कि महासमांता या फिर महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर का मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल या द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन। तो अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए जैसे जैसे किसी समानता की पावर या वेल्थ बढ़ती थी, वो अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स देने लगते थे। कभी कभी तो इतना तक होता था कि जिस किंग की तरफ वो लॉयल होते थे या जिस किंग की सबऑर्डिनेट होते थे, उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे। मतलब अब वो खुद भी अपने रीजन के किंग बनना चाहते थे। सो ऐसा भी कई बार हुआ है कि जो पहले समांतास थे, आगे चल के उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और वो खुद भी किंग बन गए अपने रीजन। फॉर एग्जाम्पल द राष्ट्रकूटास। आपने इस डायनास्टी के बारे में जरूर सुना होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ समांतास टेकिंग ओवर पावर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग किंग। राष्ट्रकूटास जो थे वो इनिशियली किंग्स नहीं थे, दे वर नॉट रूलर्स, दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। एक डायनास्टी थी चालुक्य डायनास्टी जो कर्नाटका पे रूल करती थी, वो किंग्स थे। उनके अंडर में जो सबऑर्डिनेट समांतास थे वो थे राष्ट्रकूटास। मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, दांती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा चीफ थे जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया और अपने चालुक्य किंग का रूल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। इसके बाद दांती दुर्गा ने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम है हिरण्य गर्भ, जिसका मतलब होता है द गोल्डन वूम। एक बेबी जो होता है वो बॉर्न होने से पहले मदर के वूम में रहता है, ठीक है। उस बॉडी पार्ट को कहा जाता है वूम, इसीलिए हिरण्य गर्भ मतलब द गोल्डन वूम। लेकिन ये रिचुअल इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई आर वी स्टडीइंग अबाउट? वो इसलिए क्योंकि दांती दुर्गा जो थे, ही वाज नॉट अ क्षत्रिय बाय बर्थ, और इसीलिए ये रिचुअल परफॉर्म किया गया क्योंकि दांती दुर्गा का ये मानना था कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद अब नाउ ही इज रीबॉर्न एज अ क्षत्रिय, उनका फिर से जन्म हो गया एज अ क्षत्रिय। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले समांतास थे वो अब एक नए रूलर, एक नई डायनास्टी बन गई, द राष्ट्रकूटास। और भी बहुत सारे लोग नए रूलर्स बन रहे थे और ये सब जनरली कौन थे, ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से थे।
आपकी कन्वीनियंस के लिए हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में एंटरप्राइजिंग का मतलब ही समझा देते हैं। एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है गुड एट थिंकिंग ऑफ न्यू थिंग्स और डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स। कोई भी ऐसा इंसान जो नई नई चीजें सोच पाता हो, टैलेंटेड हो, केपेबल हो, जो डिफिकल्ट चीजें कर पाता हो, उसको कहा जाता है एंटरप्राइजिंग। तो जितने भी नए रूलर्स बन रहे थे ये सब ऐसी ही वेल टू डू फैमिली से थे, जो बहुत ही एंटरप्राइजिंग थी, अच्छी वेल नोन फैमिलीज थी। उनके जो लोग थे वो नए नए रूलर्स बन रहे थे। और ऐसा कैसे हो रहा था? मतलब क्या रूलर बनना इतना आसान है? नहीं जी, आसान तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास मिलिट्री स्किल्स थी, जिसकी वजह से वो नए किंगडम्स बना पा रहे थे जिसको वो रूल करे। जिसके अंदर टैलेंट था, केपेबिलिटी थी, मिलिट्री नॉलेज थी, वो लोग नए किंगडम्स बना के उनके रूलर्स बन रहे थे। 2 डायनास्टीज इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पहली द कादम्बा मयूर आशरमन। बड़े वर्ड को देख के डरना नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्ड अगर बड़ा लगे तो उसको तोड़ के छोटे वर्ड्स में समझ लेंगे। मयूर आशर मन, ठीक है। द कादम्बा मयूर आशर मन, ये कर्नाटका की डायनास्टी थी। और दूसरी डायनास्टी थी द गुर्जर प्रतिहारा हरिचंद्र डायनास्टी, ये राजस्थान से थे। ये दोनों डायनास्टीज जो थी, इनका ओरिजिन जिन लोगों ने किया वो ब्राह्मण्स थे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ के सक्सेसफुली किंगडम्स एस्टैब्लिश कर लिए और उनको अच्छे से रूल किया। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय के जो किंग्स थे वो जनरली अपने किंगडम्स को कैसे मैनेज करते, कैसे एडमिनिस्टर करते थे। सबसे पहली कॉमन बात है सारे किंगडम्स में, टाइटल ऑफ किंग्स। जितने भी ऐसे नए किंग्स बन रहे थे ये सब बहुत ही बड़े बड़े इंपॉर्टेंट साउंडिंग फैंसी से टाइटल्स लगा देते थे अपने नाम के आगे, जैसे कि महाराज अधिराज, जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग, या फिर किंग्स के भी किंग। दूसरा ऐसा ही बड़ा टाइटल था त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, जो तीनों दुनिया कहा जाता है ना, अर्थ, हेवन और हेल, इन तीनों के लॉर्ड्स। लेकिन इसमें एक बहुत ही आयरॉनिकल बात है, ये किंग्स ऐसे हेवी टाइटल्स यूज तो कर रहे थे अपने नाम के आगे, लेकिन ये इतने पावरफुल थे नहीं जितना ये दिखाना चाह रहे थे अपने आप। क्योंकि बड़े टाइटल यूज करने का मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाना चाह रहे हो ना, आप दिखाना चाह रहे हो कि आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन ऐसा था नहीं। इनको काफी बार अपना पावर शेयर करना पड़ता था समानतास के साथ, और जो ट्रेडर्स या पेजेंट्स या ब्राह्मण्स की एसोसिएशंस होती थी उनके साथ। इससे हमें मालूम पड़ता है कि उस समय पे समानतास भी बहुत पावरफुल थे और जो ऐसी एसोसिएशंस बनती थी वो भी बहुत पावरफुल। तभी तो किंग को अपना पावर इनके साथ भी शेयर करना पड़ता था, इनको भी खुश रखना पड़ता था। तो जितना वो चाहते थे या जितना वो दिखाना चाहते थे, उतने पावरफुल उनमें से काफी किंग्स नहीं थे। दूसरा कॉमन फैक्टर इन सारे किंगडम्स में था रेवेन्यू का। रेवेन्यू का सोर्स, यूज और कलेक्शन। रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस थी वो ऑलमोस्ट सारे किंगडम्स में एक जैसी थी। सबसे पहले सोर्स पढ़ते हैं। रेवेन्यू किससे लिया जाता था? रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जैसे कि पेजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिजन्स, जो भी लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे एग्रीकल्चर मैनेज करना या एनिमल्स का फार्म मैनेज करना, ये जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे उसका कुछ हिस्सा इनको एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू देना पड़ता था किंग को। काफी बार ये भी होता था कि जो लैंड जैसे जिसपे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसपे फार्मिंग कर रहे हैं, वो लैंड किंग का होता था, ठीक है। उन्होंने उस लैंड को एक तरह से रेंट पे दिया होता था उस फार्मर को, तो वहां पे जो भी प्रोडक्शन होता था, जो भी एग्रीकल्चर से वो अनाज उगाते थे, उसका कुछ हिस्सा वो एज अ रेंट कलेक्ट करते। जैसे अगर आप कोई भी शॉप या हाउस रेंट पे लेते हो तो आप उसके पैसे देते हो ना, तो उस समय वो पैसे लेने के बजाय उस लैंड पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसका कुछ हिस्सा एज अ फॉर्म ऑफ रेंट ले लेते थे। और रेवेन्यू जो है ये ट्रेडर्स से भी लिया जाता था। सो दिस वाज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर किंग्स एट दैट टाइम। दूसरा पॉइंट आता है यूजेस। इन रिसोर्सेज को यूज कहाँ करते थे? They were used to finance the king's establishment, to build forts and temples, and to fight wars. बहुत ही बेसिक एकदम किंग वाली चीजें हैं। किंग्स स्टेट में जो भी बनवाना चाहते थे, अपने फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, उन सब में जाते थे, फोर्ट्स और टेम्पल्स बनवाने में जाते थे, और वॉर्स फाइट करने में इन रेवेन्यू को यूज किया जाता था। लेकिन इसका इफेक्ट ये होता था कि जब आप वॉर लड़ते हो तो उसमें काफी रेवेन्यू लगता है, काफी पैसे लगते हैं, है ना। लेकिन अगर आप वॉर जीत जाते हो तो आप और ऐसा लैंड एक्वायर कर रहे हो जहां से आप और वेल्थ कमा सकते। मोर लैंड, मोर ट्रेड रूट्स, ज्यादा रेवेन्यू। तो इट्स अ साइकिल। अगर आप प्रेजेंट वॉर जीतोगे तो आप और लैंड अपने अंडर में लाओगे, फिर आप और वेल्थ कमाओगे, फिर आप और वॉर्स लड़ोगे उस वेल्थ से। तो ऐसे ही चलता रहता था। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि इस रेवेन्यू से वो काफी सारे वॉर्स लड़े और उनको जीते, जिससे वो अपना पावर बढ़ा सके। थर्ड था कलेक्शन। इस रेवेन्यू को कलेक्ट कैसे किया जाता था? जनरली क्या होता था, जितनी भी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थी, बड़ी फैमिलीज थी, उनके लोगों को चूज किया जाता था, हायर किया जाता था टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये पोस्ट अक्सर हेरिडिटरी होती थी, मतलब अगर कोई पर्सन इस पोस्ट के लिए हायर्ड है तो उसके बाद ये पोस्ट उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, उसी फैमिली में ये पोस्ट रन करेगा। और यही सेम चीज वाज ट्रू फॉर द आर्मीज ऑल्सो। तो अगर आर्मी में कोई सोल्जर है तो उसके बाद उसके बेटे को भी वही जॉब मिल जाएगी, फिर उसके बेटे को भी वही जॉब मिल जाएगी, एंड सो ऑन। और जनरली किंग के जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे, जानने वाले होते थे, उनको भी हाई पोस्ट दे दी जाती थी।
बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है टैक्स और रेवेन्यू का उस समय के टाइम पे। जैसे एक इंस्क्रिप्शन है चोलास का जो तमिलनाडु में रूल करते थे और अभी जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। वो इंस्क्रिप्शन ये मेंशन करता है कि उस समय के अराउंड 400 से भी ज्यादा ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं विच रेफर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। सबसे कॉमनली जिस टैक्स का मेंशन है वो है वेती, जो कैश में नहीं लिया जाता था बट लेबर के फॉर्म में लिया जाता था। मतलब आप उस टैक्स को पे करने के लिए पैसे नहीं दोगे, उसके बदले में आप किंग के लिए कुछ काम कर दोगे। सो दैट वाज कॉल्ड वेती। और दूसरा पॉपुलर टैक्स था कदमई, जिसका मतलब होता है लैंड रेवेन्यू। अलग अलग चीजों पे टैक्स लगता था, जैसे अगर आप अपने हाउस की रूफ को थैच करा रहे हो, अपने हाउस की रूफ बनवा रहे हो, या अगर आप पाम ट्रीज पे क्लाइंब करने के लिए लैडर यूज कर रहे हो, मतलब सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, या अगर आपने फैमिली प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, आपको जायदाद मिली एज अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, तो उस पे भी टैक्स लगता था। तो बहुत सारी चीजों पे और काफी बार काफी फनी चीजों पे टैक्स लगता था, बट ऐसा उस इंस्क्रिप्शन में लिखा है। सो हु नोज, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स नॉट ट्रू, बट ऐसा लिखा है तो हमने पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। गाइज, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो और हमारा हार्डवर्क पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अपना अप्रिसिएशन शो करिए, क्योंकि आप जो दुनिया में देते हैं आपको वही वापस मिलता है। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपके काम के लिए आपको अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। I'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe, take care of yourselves and study well. Bye bye.